ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको इससे पूर्व की वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या फायदा होगा कि यह वीडियो जो आप तक पहुंच रहा है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचेगा और उनको भी लॉकडाउन के दौरान उनको भी इन क्लासों का फायदा मिल पाएगा। तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो डाला जाए उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। हम पढ़ रहे हैं आवृत्ति विधि पादपों के अंदर जनन, और उसमें हम पढ़ रहे थे लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के अंदर हमने पढ़ा था नर युग्मक अर्थात परागकण का निर्माण करने वाली संरचना जिसको हम कहते हैं परागकोश। परागकोश की संरचना के बारे में अध्ययन हम कर रहे थे और उसमें हमने कहा था कि परागकोश जो है वो पुंकेसर का शीर्षस्थ भाग होता है जिसके अंदर सामान्यतः दो पाली उपस्थित होती है। ये संरचना हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये देखा था कि परागकोश जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ एक भित्ति उपस्थित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य भित्ति कहते हैं। इस बाह्य भित्ति के नीचे की तरफ उपस्थित होती है कुछ कोशिकाएं जो कि प्रारंभ में अविभेदित होती है और उनके अंदर कुछ समय पश्चात विभेदन होता है और वो कोशिकाएं जो है बन जाती है आर्कियोस्पोरियल सेल्स, प्रपशु कोशिकाएं बन जाती। इन प्रपशु कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होता है। मान लिया गया प्रपशु कोशिका है और इसके अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा, जिससे अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनेगी, अंदर की तरफ बनने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। और बाहर की तरफ जो परत बनेगी उसको हम बोलेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो है यह पुनः परिणत और अपनत विभाजनों द्वारा विभाजित होकर चार स्तरों का निर्माण करती है और वही चारों स्तर जो है वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था चार स्तर कौन से होते हैं। सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो कहलाता है बाह्य भित्ति। उसके नीचे का जो स्तर होता है वह कहलाता है अंतस्थीशियम। इसके अंदर का जो स्तर होता है उसको हम बोलते हैं मध्य स्तर, और सबसे अंदर का स्तर जो होता है उसको बोलते हैं पोषुतक या टेपिटम। क्या बोलते हैं, पोषुतक या टेपिटम। इन चारों स्तरों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। इस टेपिटम के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमें कुछ चीजें जो टेपिटम के बारे में जाननी है। उसमें से पहली चीज क्या है कि टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती है। टेपिटम की कोशिकाएं, इसमें स्पेशल क्या होता है, अन्य कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए की मात्रा होती है उसकी अपेक्षाकृत टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या होती है, डीएनए की मात्रा अधिक होती है। अब इसके अधिक होने का क्या कारण है, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, कुछ अवस्थाएं होती है, इनमें कुछ विभाजन होते हैं या कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिसके परिणाम स्वरूप इन कोशिकाओं के अंदर डीएनए की मात्रा जो है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। अब हमें ये जानना होगा कि कोशिका के अंदर डीएनए किस जगह उपस्थित होता है। तो हम जानते हैं कि ये मान लेते हैं कोशिका की सामान्य संरचना है। उस कोशिका की सामान्य संरचना के अंदर एक केंद्रक भी होगा, वो यूकेरियोटिक है, और तो उसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होगा। प्रोकैरियोटिक है तो उसमें केंद्रक झिल्ली विहीन केंद्रक होगा। अब देखिएगा ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, हम जानते हैं इसके अंदर होते हैं गुणसूत्र। क्रोमेटिन जालक उपस्थित होगा और क्रोमेटिन जालक को यदि खोले तो उसमें से क्या निकलेंगे, गुणसूत्र निकलेंगे।
इस गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ है? इस गुणसूत्र का निर्माण हुआ है डीएनए प्लस हिस्टोन से। किससे हुआ? डीएनए प्लस हिस्टोन से। का मतलब हुआ कि डीएनए कहां पर उपस्थित होता है? गुणसूत्र का निर्माण कौन करता है? डीएनए तंतु करते हैं। अब आप एक चीज जान लीजिएगा कि यदि गुणसूत्रों की संख्या किसी कोशिका के अंदर बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा स्वतः ही बढ़ जाएगी। अब हम जानते हैं कि इन टेपिटम कोशिकाओं के अंदर डीएनए की मात्रा किस तरीके से बढ़ती है और इनमें डीएनए कैसे अधिक उपस्थित होता है। इसमें पहला जो है वो क्या है? बहु केंद्र की अवस्था। क्या होती है? बहु केंद्र की अवस्था। बहु केंद्र की अवस्था क्या होती है? पॉली न्यूक्लिएट कंडीशन। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? पॉलीन्यूक्लिएट जैसा नाम वैसा ही काम, बहु केंद्रक, मतलब किसी एक कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या बहुत अधिक हो जाना। ऐसा कब होता है? हमने पढ़ा है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक। और माइटोसिस जो होता है उसकी दो प्रोसेस होती है। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। तो पहले कौन होगा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? चार अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और परिणाम स्वरूप ये जो एक केंद्रक होता है यह दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। और साइटोकाइनेसिस के अंदर एक से दो कोशिकाएं बन जाती है। लेकिन बहु केंद्र की अवस्था जो टेपिटम कोशिकाओं के अंदर होती है उनके अंदर ये जो केंद्रक विभाजन है ये तो हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक ही कोशिका के अंदर अधिक केंद्रक हो जाते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बहु केंद्र की अवस्था कहते हैं। दूसरा, अब जैसे इसमें केंद्रक अधिक हो गए, एक कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या अधिक होगी, तो एक केंद्रक के अंदर जितने गुणसूत्र थे उतने ही रहेंगे। अब एक जो गुणसूत्र थे, गुणसूत्र अधिक होगी और गुणसूत्र अधिक हुए तो स्वतः ही उसमें डीएनए की मात्रा अधिक होगी। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है अंतःसूत्री विभाजन। अंतःसूत्री विभाजन क्या बोलेंगे? अंतःसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या है? एंडो मतलब अंदर, माइटोसिस मतलब माइटोसिस का मतलब ये होगा कि कुछ ऐसा। माइटोसिस के अंदर क्या होता है? पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होने से पूर्व यदि हम प्रोफेज की बात करें, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये जो केंद्रक होता है इसके ऊपर की केंद्रक झिल्ली जो है वो अलग हो जाती है या नष्ट हो जाती है। लेकिन जो अंतःसूत्री विभाजन है उसके अंदर ये केंद्रक झिल्ली जो है नष्ट नहीं होती है। अंदर गुणसूत्र जो है, इन गुणसूत्रों के अंदर माइटोसिस की चारों प्रोसेस होती है। और जब चारों प्रोसेस होगी तो हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या जितनी थी उसकी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अतः गुणसूत्र बढ़ गए, और गुणसूत्र बढ़ गए इसका मतलब क्या हो गया? डीएनए बढ़ गया। तीसरा क्या स्थिति हो सकती है? तीसरा, कुछ पादपों की टेपिटम जो होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं बहुपट्टीय अवस्था। क्या बोलते हैं? बहुपट्टीय अवस्था। और बहुपट्टीय अवस्था जो होता है, बहुपट्टीय अवस्था के अंदर क्या होता है? सामान्यतः हम देखते हैं कि एक गुणसूत्र के अंदर जो है वो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, अर्धगुणसूत्र, दो अर्धगुणसूत्र होते हैं। यदि इस गुणसूत्र के अंदर दो से अधिक अर्धगुणसूत्र उपस्थित हो तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बहुपट्टीय अवस्था कहते हैं। अब देखिएगा, इसके अंदर मान लेते हैं कि तीन अर्धगुणसूत्र होंगे। अब यदि इसके अंदर तीन अर्धगुणसूत्र होंगे तब भी क्या होगा? इसमें डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो ऐसा भी हमें टेपिटम कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है, बहुपट्टीय अवस्था में गुणसूत्र देखने को मिलता है। और चौथा जो होता है वो क्या होता है? रेस्टिकेशन
रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस का निर्माण। ये रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस सामान्यतः माइटोसिस के अंदर हम देखते हैं, इनके अंदर माइटोसिस ही होता है, और माइटोसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि ये कोशिका है और इसका केंद्रक में विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस जिसको हम कहेंगे। एक केंद्रक इस ध्रुव पर जाएगा और एक केंद्रक इस ध्रुव पर जाएगा। यह काम होता है एनाफेज में। कहां पर होता है? एनाफेज में। 4 स्टेज होती है उसकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो एनाफेज जो होती है उसमें हम देखते हैं कि जो तंतु होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं और केंद्रक दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। उसके बाद जो टेलोफेज होती है, उस टेलोफेज के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित गुणसूत्रों के चारों तरफ क्या आती है? झिल्ली आती है, जिससे क्या होता है? एक कोशिका के अंदर केंद्र कितने हो जाते हैं? 2, ऐसा हो जाता है। लेकिन सामान्यतः क्या होगा इसके अंदर, यदि हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्रों के चारों तरफ एक ही झिल्ली का निर्माण होता है, एक ही केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, जिससे एक कोशिका के अंदर एक ऐसा केंद्रक उपस्थित होता है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? डबल। इस केंद्रक को क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन केंद्रक बोलते हैं या फिर प्रत्यानयन केंद्रक बोलते हैं। प्रत्यानयन केंद्रक। तो ये 4 तरीके हैं जिससे टेपिटम कोशिकाओं के अंदर डीएनए की मात्रा जो है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। पहली क्या थी? बहुकेंद्रकीय अवस्था, दूसरा था अंतःसूत्री विभाजन, तीसरा था बहुपट्टीय अवस्था और चौथा था रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना। अब आगे हमें अध्ययन करना है कि टेपिटम गारेयम, इस टेपिटम का काम क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा टेपिटम के कार्य, कि यह टेपिटम भित्ति जो है, जो परागकोश भित्ति के सबसे अंदर की परत होती है, इस परत का कार्य क्या होता है, ये क्या क्या काम करती है। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा टेपिटम परत का कार्य। यदि याद आ रहा हो तो इस टेपिटम परत को हमने हिंदी भाषा में बोला था पोषोतक। क्या बोला था? पोषोतक, मतलब पोषण करने वाला उत्तक। देखते हैं क्या होगा जब पराग मात्री कोशिका में विभाजन होता है। पराग मात्र कोशिका के अंदर, पराग मात्र कोशिका कहाँ है? अंदर की तरफ, टेपिटम के अंदर की तरफ। हमने कहा था कि टेपिटम सबसे अंदर वाली पराग भित्ति और इसके अंदर क्या होती है? बीजाणुजन कोशिकाएं होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। यही प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती, और बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं ही रूपांतरित होकर पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती। तो ये पराग मात्र कोशिकाएं जो होती है अंदर की, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये जो पराग मात्र कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उन पराग मात्र कोशिकाओं को पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण की पूर्ति कौन करती है? ये टेपिटम कोशिकाएं करती है। तो एक काम तो हमें याद हो गया कि पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पोषण की पूर्ति करने का कार्य किसका है? टेपिटम का। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम हमने देखा था कि जब ये लघु बीजाणु बन जाते हैं, लघु बीजाणु, या जिसको हम कहते हैं पराग कण। पराग कण होता क्या है? मान लीजिएगा ये एक पराग मात्र कोशिका है, और इस पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ा हुआ, 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, और उसके बाद में भी हम पढ़ते रहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। फलस्वरूप क्या होता है? एक कोशिका विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती। तो यहाँ पर कोशिकाएं कितनी बनती है इससे? 4। लेकिन ये चारों कोशिकाएं जो है ये एक दूसरे से विशेष व्यवस्था क्रम में जुड़ी हुई होती है, और इस व्यवस्था क्रम को हम बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु चतुष्क।
मतलब चारों लघु बीजाणु जो बनेंगे इस पराग मात्र कोशिका से, ये चारों लघु बीजाणु जो है आपस में जुड़े हुए होते। और जुड़े हुए किस पदार्थ से होते हैं? प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैलोज प्रोटीन। कैलोज प्रोटीन या कैलोज नामक परत जो होती है, इस कैलोज नामक परत से ये दो चारों लघु बीजाणु जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिएगा, क्या ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में ही रहेंगे? नहीं, ये क्या हो जाएंगे? बाद में पृथक हो जाएंगे। तो पृथक क्यों हो जाएंगे? पृथक होने का कारण ये है कि टेपिटम कोशिका जो होती है, इस टेपिटम कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर एक एंजाइम उपस्थित होता है, प्रोटीन उपस्थित होती है जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम। क्या होता है? कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है? इस चतुष्क की कैलोज प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, इसका अपघटन करने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप ये चतुष्क अपघटित हो जाता है, टूट जाता है और चारों लघु बीजाणु जो है वो पृथक पृथक हो जाते हैं। तो दूसरा काम हमें याद हो गया कि इसके अंदर कैलेज एंजाइम उपस्थित होता है जो कि चतुष्क को तोड़ने का या उसकी लघु बीजाणुओं को पृथक करने का कार्य करता है। इसका तीसरा काम क्या होता है? इस कोशिका के अंदर अन्य कोशिकांगों के अतिरिक्त क्या पाई जाती हैं? प्रोयूबिस्काए पाए जाते हैं, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ये प्रोयूबिस्काए जो पाए जाते हैं, इनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाता है। तो जमाव होने के फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप ये क्या कहलाते हैं? यूबिस्काय कहलाते हैं। तो ये यूबिस्काय जो है, ये यूबिस्काय क्या करता है? यूबिस्काय पराग कण या लघु बीजाणु की बाह्य परत का निर्माण करता है। लघु बीजाणु की दो परत होती है, अंतः परत और बाह्य परत। तो ये जो बाह्य परत होती है, इस बाह्य परत का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? यूबिस्काय का। और यूबिस्काय का निर्माण कौन करता है? टेपिटम। टेपिटम के जीव द्रव्य के अंदर उपस्थित प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलिनिन के जमाए के बाद यूबिस्काय का निर्माण कर लेता है। और ये यूबिस्काय क्या करता है? परागकण की बाह्य भित्ति का निर्माण करता है। तो तीसरा काम हमें याद हो गया कि परागकण की बाह्य भित्ति का निर्माण कौन करता है? टेपिटम। चौथा काम क्या है? ये जो टेपिटम कोशिकाएं होती है, इन टेपिटम कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जैसे एक तेलीय पदार्थ होता है जिसका नाम होता है पोलन किट। पोलन किट। और ये जो पोलन किट होता है, इस पोलन किट का निर्माण कौन करती है? टेपिटम की कोशिकाएं। ये पोलन किट है क्या? एक तेलीय पदार्थ होता है, चिकना तेलीय पदार्थ होता है जो कि परागकण की बाह्य भित्ति पर उपस्थित होता है। ये क्या काम करता है? सामान्यतः यह पोलन किट जो है ऐसे पादपों के परागकणों पर पाया जाता है जिन पादपों के में परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है या फिर पक्षियों के द्वारा होता है। सामान्यतः कीटों से परागण जिन पादपों के अंदर होता है उनके अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिएगा, ये पोलन किट जो है, जैसे ही कीट इसके ऊपर आकर बैठेगा तो उसकी जो पांव होते हैं उनसे चिपकने में सहायक होता है। तो ये पोलन किट का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? इस टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो अगला काम हमें याद हो गया कि पोलन किट का निर्माण करने में भी सहायक होता है। एक ऐसा ही पदार्थ होता है जो सामान्यतः ब्रेशिकेसी कुल के पादपों के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिफाइन। तो ये ट्रिफाइन जो होता है इसका निर्माण करने में भी कौन सहायक होती है? टेपिटम सहायक होती है। तो पोलन किट और ट्रिफाइन जो होता है इनका निर्माण भी कौन करता है? टेपिटम कोशिकाएं करती है। एक अगला और कार्य, ये कार्य क्या है कि टेपिटम कोशिकाएं जो होती है इनके द्वारा कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है, कुछ प्रोटीन्स बनाई जाती है। और वो प्रोटीन्स उपस्थित कहाँ होती है? जहां पर ये पोलन किट उपस्थित होता है, वैसे ही बाह्य भित्ति जो होती है परागकण की, उस बाह्य भित्ति पर क्या उपस्थित होती है? कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स उपस्थित होती है। अब ये प्रोटीन्स जब परागकण जल का अवशोषण करता है, जैसे मान लिया कि परागकण वहां से परागकोश से निकल गए और निकलने के बाद कहीं ऐसी जगह पर गिरे और गिरने के बाद उसने जल का अवशोषण कर लिया। जैसे ही परागकण जल का अवशोषण करेगा, जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण करने के पश्चात उस परागकण की सतह पर उपस्थित ये विशिष्ट प्रोटीन्स जो है ये वहां से पृथक हो जाती है। और मान लिया कि वो
परागकण जो है हमारे शरीर के ऊपर आकर कहीं गिर के वहां पर उसने जल का अवशोषण किया, प्रोटीन्स क्या होगी, निकल गई, पृथक हो गई। और ये पृथक हुई प्रोटीन्स जो है ये दो काम करती। एक काम तो जैसे हमारे शरीर के ऊपर गिर गई तो यह पराग एलर्जी उत्पन्न करती है। क्या करती है? पराग एलर्जी उत्पन्न करती है, जो कि पराग कणों की बाह्य सतह पर उपस्थित प्रोटीन्स होती है, तो ये पराग एलर्जी उत्पन्न करती है। दूसरा इसका क्या काम होता है? हम जानते हैं कि कोई भी परागकण, जैसे किसी एक पादप का परागकण है किसी दूसरी जाति के पादप के ऊपर, वो निषेचन नहीं करता या पराग नलिका का विकास नहीं करता। तो इसमें भी हमें जानना चाहिए कि जो परागकण है वो एक विशिष्ट वर्तिकाग्र पर ही पराग नलिका का निर्माण करता है। यहाँ पर जैसे परागकण आकर गिर गया, ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन उस पर पराग नलिका का विकास नहीं करता या अंकुरित नहीं होता, युग्मोपोद्भेद का निर्माण नहीं करता। किसी विशिष्ट पादप पर, जिस पादप पर उसको करना है उसी पादप पर करता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी इसी कारण होता है कि ये जो प्रोटीन्स होती है, यह प्रोटीन्स इस विशिष्ट वर्तिकाग्र की पहचान करने में भी सहायक होती है। तो इस पहचान करने वाली प्रोटीन्स या फिर पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाली प्रोटीन्स का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम परत के द्वारा किया जाता है। तो हमने जाना टेपिटम क्या है और टेपिटम जो है उसके कार्य क्या क्या होती है। तो हमने जाना कि पहली बात, पराग मात्र कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो उसको पोषण प्रदान करती है टेपिटम कोशिकाएं। दूसरी जो है ये कैलेज एंजाइम होता है जो कि चतुष्क के अंदर उपस्थित कैलोज प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है। तीसरा क्या है? इसके अंदर यूबिस्काई उपस्थित होते हैं जो कि परागकण की बाह्य परत का निर्माण करने में सहायक होते हैं। चौथा जो है पोलन किट का निर्माण या ट्रिफाइन का निर्माण भी कौन करती है? टेपिटम करती है। और पांचवा हमने क्या पढ़ा कि इसकी बाह्य सतह जो होती है परागकण की, इसके ऊपर कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स का निर्माण भी कौन करती है? टेपिटम करती है, जो कि पराग एलर्जी उत्पन्न करती है या फिर नेक्स्ट जो वर्तिकाग्र है उसको पहचानने में सहायक होती है। ये तो बात हुई किसकी? पराग कोश की बाह्य भित्ति की। पराग कोश की जो भित्ति है जिसमें 4 स्तर पाए जाते हैं, चारों स्तर की बात कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं अंदर की कि उसके अंदर क्या होता है। भित्ति के अंदर हमने जब स्टार्ट किया था तो ये पढ़ा था कि इसमें बाहर की तरफ ये भित्ति है और इस भित्ति के अंदर क्या है? मान लेते हैं ये चारों स्तर पूरे हो गए। चारों स्तर पूरे हुए तो अंदर क्या है? प्राथमिक विषाणु जन कोशिकाएं क्या होगी? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं होगी, जो कि पहले बनी थी आर्कियोस्पोरियल सेल्स के अंदर। जब परिणत विभाजन हुआ था उस दौरान प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं बनी थी। इन प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं जो है, इन प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं जो है, इसके अंदर होगा क्या? समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो हम जानते हैं कि कोशिकाओं की संख्या जो है, समान कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और इस तरीके से एक कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और जब समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो है वो मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं उत्तक। तो ये कैसा उत्तक बना? बीजाणु जन उत्तक। कैसा उत्तक? बीजाणु जन उत्तक। स्पोरोजीनस टिश्यू, इसको बोलते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया किससे? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से। बीजाणुजन कोशिकाओं से बना, इस उत्तक को हमने बोला बीजाणुजन उत्तक। अब इस बीजाणुजन उत्तक ये जो है ये उपस्थित कहां पर होता है? ये उपस्थित होता है इन कोशिकाओं के भीतर, सॉरी इन परतों के भीतर। सबसे अंदर की परत जो है वो टेपिटम है और टेपिटम के भीतर ये उत्तक उपस्थित होता है। इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका जो है ये रूपांतरित हो जाती है किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, पोलन मदर सेल्स के अंदर या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर ये रूपांतरित हो जाती है। ये कोशिका, इतनी सारी कोशिकाएं जो है रूपांतरित हो गई किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है?
अर्धसूत्री विभाजन। और हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि पहले चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं और बाद में कैलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण अपघटित होकर चारों पृथक पृथक हो जाते हैं। और पृथक हुए इस प्रत्येक अगुणित कोशिका को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु, या फिर इसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु या पराग कण कहते हैं। और ये पराग कण जो होता है, इसका फॉर्मेशन होना, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, यह क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं अगले टॉपिक में। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? लघु बीजाणु जनन। क्या है? लघु बीजाणु जनन। इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। हमने पढ़ा था अभी कि एक कोशिका होती है जिसका नाम हमने बोला लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या नाम था? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, पोलन मदर सेल। इस पोलन मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मान लीजिएगा कि ये क्या है? एक कोशिका है, और ये कोशिका कौन सी है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किससे हुआ? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें माइटोसिस हुआ, जिसकी वजह से लघु बीजाणु का निर्माण करने वाले उत्तक, मतलब बीजाणुजन उत्तक का निर्माण हुआ। और उसी उत्तक की प्रत्येक कोशिका जो है वो किसमें रूपांतरित होगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर रूपांतरित होगी। सामान्यतः पादपों के अंदर ये देखने को मिलता है कि प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो लघु बीजाणु का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। जबकि कुछ एक पादपों के अंदर, जिनके अंदर एपिटर्म का निर्माण नहीं होता, उनके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उनकी कुछ कोशिकाएं अपघटित होकर परिवर्तित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है। ऐसा कुछ एक पादपों के अंदर, कुछ एक कुलों के पादपों के अंदर देखने को मिलता है। सामान्यतः हमें ये याद रखना है कि प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अब इसके अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिएगा, कोई सा भी कोशिका विभाजन हो रहा हो, वह हमेशा 2 चरणों में होता है। 2 चरण कौन से? उसका पहला चरण होता है केंद्रक विभाजन, और दूसरा चरण जो होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ये सिर्फ विभाजन परावस्था की बात हो रही है। इससे पहले इंटरफेज आती है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, जो कि 2 क्रमिक विभाजन प्रावस्थाओं की मध्य की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, ये एक सामान्यतः विभाजन की 2 स्टेप है। यदि हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन खुद 2 चरणों में पूर्ण होता है। इसका पहला चरण जो होता है वो क्या है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। और इसका दूसरा जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, सेकंड।
सेकंड मियोसिस और फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस जो है वो वास्तविक मियोसिस है। इसके अंदर क्या है, ये कोई मात्र कोशिका है। इस मात्र कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस मात्र कोशिका के केंद्रक में जितने गुणसूत्र होते हैं उससे आधे गुणसूत्र वाली दो कोशिकाओं या दो केंद्रकों का निर्माण होता है। सामान्यतः ये कहें, इसका निर्माण होता है एक ही कोशिका के अंदर इस कोशिका के केंद्रक में जितने गुणसूत्र थे उससे आधे गुणसूत्र वाली केंद्रकों का निर्माण होता है, जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। कुछ एक पादपों के अंदर इसके अंदर उत्तरोत्तर विभाजन भी होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन भी बीच में आता है। और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन पहले स्टेप में ना होकर दूसरे स्टेप में एक साथ में ही होता है, जो कि हम देखेंगे। सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों के अंदर इसमें प्रथम कोशिका केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उसके बाद दोबारा केंद्रक विभाजन और दोबारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ऐसा सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में होता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में सामान्यतः ये देखा गया है कि इस तरीके का विभाजन नहीं होता है। दोनों चार केंद्रक बनने के पश्चात ही विभाजन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, ये पहला विभाजन हुआ जिसमें एकमात्र कोशिका से ऐसी कोशिका बनी जिसमें दो अगुणित केंद्रक है। फिर इन दोनों अगुणित केंद्रकों के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है वो ठीक समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। समसूत्री विभाजन के जैसा। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, जिस केंद्रक के अंदर विभाजन हो रहा है उस केंद्रक में जितने गुणसूत्र है उतने ही गुणसूत्रों वाली कोशिका बनती है। मतलब संतति कोशिका और मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या समसूत्री विभाजन, इसके जैसा ही होता है। तो इसके अंदर अब मान लीजिएगा कि ये मात्र कोशिका थी, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से दो ऐसे केंद्रक बने जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, आधी, इसकी आधी होगी। जबकि अगला जो विभाजन होगा वो इस कोशिका के दोनों केंद्रकों में होगा। और दोनों केंद्रकों के अंदर जब विभाजन होगा तो ऐसा होगा कि इस कोशिका के अंदर पहले एक केंद्रक था जिसके अंदर जितने मात्र कोशिका में गुणसूत्र थे उतने थे। उसके बाद इसमें आधे आधे हो गए, दो केंद्रक बन गए। अब जो प्रत्येक केंद्रक है ये फिर से विभाजित होगा, लेकिन इस बार गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी। इस बार इस केंद्र के अंदर जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही गुणसूत्र इसके अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार एक कोशिका के अंदर केंद्रक कितने बन गए, चार। कितने केंद्रक बन गए, चार केंद्रक बन गए। अभी तक कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा। हम देखेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन जो है अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग तरीके से होता है। सामान्यतः यदि हम आवृत्तिविधि पादपों की बात करते हैं तो ये दो तरीके के पादप हमने बांट रखे हैं इनको, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखिएगा ये जो केंद्रक आपको बने हैं, ये केंद्रक किसके हैं, ये केंद्रक बने हैं लघु बीजाणु के। अभी तक ये लघु बीजाणु नहीं है। इस एक छोटी सी इकाई को लघु बीजाणु हम नहीं कहेंगे। लघु बीजाणु कब बनेगा, जब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बोलेंगे। अभी तक इसको क्या बोलेंगे हम, लघु बीजाणु केंद्रक बोलेंगे। लघु बीजाणु केंद्रक। तो कितने लघु बीजाणु केंद्रक बन गए एक कोशिका के अंदर, चार लघु बीजाणु केंद्रक बन गए। इसके बाद होगा क्या, कोशिका द्रव्य विभाजन। ये केंद्रक विभाजन संपन्न हुआ। केंद्रक विभाजन की वही अवस्थाएं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और अंत्यावस्था और शेषावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चार अवस्थाएं जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर फर्स्ट और इसके अंदर सेकंड। ये इस तरीके से जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है वो संपन्न होता है, जो इसको हमने 11th के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद अब होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको हम देखते हैं। तो हमारा अगला रहेगा, इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो सामान्यतः दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर प्रकार।
उत्तरोत्तर विभाजन। और दूसरा जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं युगपत विभाजन। क्या नाम रहेगा? युगपत विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन और युगपत विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन क्या है, युगपत विभाजन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उत्तरोत्तर विभाजन जो है इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे मान लिया कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। मैं एम फर्स्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हुआ क्या, इस कोशिका के अंदर केंद्रक बन गए दो। गुणसूत्र कितने? आधे। मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र थे उसके आधे गुणसूत्र इसके अंदर आ गए। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। और उस कोशिका द्रव्य विभाजन की विशेषता ये होगी कि उसके अंदर एक बीच में मध्य पट का निर्माण होगा। और ये मध्य पट जो है केंद्र से परिधि की ओर जाएगा। तो ऐसे विभाजन को हम कहते हैं मध्य पटलिका द्वारा विभाजन, या फिर यूं कह लें कि इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय विभाजन। अभिकेंद्रीय विभाजन क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय विभाजन मतलब केंद्र से परिधि की ओर विभाजन होना। अब देखिएगा, ये केंद्र से परिधि की ओर विभाजन हुआ, जिससे एक कोशिका जो है वो बराबर दो भागों में बंट गई। पहले केंद्रक हो गए थे, अब दो केंद्रक बन चुके हैं, दो कोशिकाएं बन चुकी है। अब देखिएगा, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के अंदर फिर से क्या होगा, विभाजन होगा। तो इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं और इसको लिख देता हूं एम सेकेंड, मतलब मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड होगा तब क्या होगा, ये जो कोशिका है इस कोशिका के अंदर इस तरीके से पहले विभाजन हो रखा था। अब ये जो केंद्रक है ऊपर का केंद्रक, ये फर्दर रूप से दोबारा समसूत्री विभाजन, मियोसिस सेकेंड जस्ट समसूत्री विभाजन की जैसा होता है, तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन, जिससे कितने केंद्रक बन गए? 4 केंद्रक। और इनके अंदर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से विभाजन हो जाएगा। अब देखिए, ये विभाजन होने के पश्चात, ये विभाजन हमेशा केंद्र से परिधि की तरफ होता है, ध्यान रखना है, उत्तरोत्तर प्रकार के अंदर या उत्तरोत्तर विभाजन के अंदर इस तरीके से होता है। अब देखिए, ये विभाजन होने के पश्चात ये जो कोशिका बनी है, ये इतनी कोशिका, इस एक कोशिका को हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। लेकिन ये देखा गया है सामान्यतः कि ये लघु बीजाणु, चारों लघु बीजाणु जो है वो एक विशेष पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और जब चारों संरचनाएं आपस में जुड़ी रहती है तो इसको बोलते हैं टेट्रेड, या इसको बोलते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं? चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? टेट्रेड। टेट्रेड का निर्माण हो गया। किस पट्टी द्वारा जुड़े हुए हैं टेट्रेड आपस में? चारों टेट्रेड पृथक हो जाएंगे और जुड़े हुए किससे रहेंगे? आपस में एक पट्टी है जिसका नाम है कैलोज पट्टिका। इस कैलोज पट्टिका द्वारा जुड़ी रहती है और इस कैलोज पट्टिका को तोड़ने का कार्य करता है कैलेज एंजाइम, जो कि टेपिटम से स्रावित होता है। ध्यान रखना है इसको, यही बात समझ में। तो ये एक प्रकार का विभाजन हो गया, उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन। दूसरा विभाजन है युगपत विभाजन। युगपत विभाजन जो है इसके अंदर क्या होता है, पहली ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें विभाजन कौन सा? एम फर्स्ट। एम फर्स्ट हुआ, इससे क्या हुआ, एक कोशिका के अंदर क्या हो गए? 2 केंद्रक बन गए। उसके बाद कोई कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं, सीधा क्या होगा इसके अंदर? एम सेकेंड। एम सेकेंड होने के बाद क्या होगा, इस कोशिका के अंदर कितने केंद्रक? 4 केंद्रक। 4 अगुणित केंद्रक बन गए। 4 अगुणित केंद्रक बनने के बाद इसमें परिधि से केंद्र की तरफ विभाजन होता है, मतलब परिधि जो है वो अंदर की तरफ मुड़ती है और इस तरीके से इसके अंदर विभाजन होता है। अब केंद्रीय प्रकार का विभाजन मतलब बाहर से परिधि अंदर की तरफ मुड़ेगी, परिधि से केंद्र की तरफ विभाजन होता है और इस तरीके से चारों कोशिकाएं जो है या चारों केंद्र जो है उनके चारों तरफ कोशिका आवरण आ जाता है और ये अब क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु कहलाएगा। तो इस तरीके का विभाजन जो है वो क्या कहलाता है? युगपत विभाजन, जिसमें प्रथम मियोसिस के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, जबकि जिसमें प्रथम विभाजन के बाद या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं।
इस प्रकार का विभाजन, युगपत प्रकार का विभाजन जो है वो सामान्यतः किसमें देखने को मिलता है? द्विबीजपत्री पादपों में। किसमें? द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। और इस प्रकार का विभाजन जो है वो सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। उत्तरोत्तर प्रकार के किसमें? एक बीजपत्री में। और दूसरा किसमें? युगपत प्रकार का द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। क्लियर बात? अब इसके अंदर जो ये अवस्था बनी बीज, इस अवस्था को बोलते हैं डायट अवस्था। और ये डायट अवस्था जो है केवल उन्हीं पादपों के अंदर बनती है जिनमें उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन बनता है। मतलब जो दो कोशिकाएं बनी है ये इसमें नहीं बनी। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? डायट। और ये डायट अवस्था जो है किसके अंदर बनती है? केवल उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन करने वाली कोशिकाओं में ही बनती है, उसके अंदर नहीं बनती। अब देखिएगा यहां पर भी किसका निर्माण हुआ? लघु बीजाणु चतुष्क का। किसका? लघु बीजाणु चतुष्क। अब तो ये लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, इसमें बीच में कौन सी प्रोटीन है? केलोज प्रोटीन है। केलोज पट्टिका जो है वो व्यवस्थित है, जिसने चारों लघु बीजाणुओं को आपस में जोड़ रखा है। अब इसमें हमने ये तो जान लिया कि ये जो केलोज पट्टिका है, ये केलोज पट्टिका केलेज नामक एंजाइम से पृथक हो जाती है, जिससे टूट जाती है और चारों लघु बीजाणु पृथक पृथक हो जाते हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु भर जाते हैं, उसके बाद उसका स्फोटन होगा। लेकिन हमें ये जानना है कि ये जो चतुष्क होते हैं, ये चतुष्क कितने प्रकार से बनते हैं? भिन्न भिन्न पादपों के अंदर चतुष्क जो है भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है उनको हम अभी आगे देखते हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि विभाजन जो है वो दो तरीके से होता है। पहला विभाजन जो है ये हमने बोला कि अपकेंद्री। कैसा? अपकेंद्री, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। इसके अंदर कैसा विभाजन? कोशिका के केंद्र से परिधि की तरफ विभाजन। केंद्र से परिधि की तरफ विभाजन जो है वो कौन सा है? अपकेंद्री। एक बात समझ में? संभवतः पिछली बार मैंने अभिकेंद्री लिख दिया था, तो इसको आपको अपकेंद्री करना है। सेंट्रीफ्यूगल जो है सेंटर से परिधि की तरफ जो विभाजन है उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। और ये होता है जब उत्तरोत्तर विभाजन होता है एक बीजपत्री पादपों के अंदर, तब हमें ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा होता है अभिकेंद्री विभाजन। अभिकेंद्री विभाजन जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल डिवीजन। और इसके अंदर क्या होगा कि परिधि जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मुड़ेगी इस तरीके से, और परिधि से केंद्र की तरफ यदि विभाजन होता है तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? सेंट्रीपेटल प्रकार का डिवीजन कहलाता है। आगे हमें देखना है चतुष्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेट्रेड। लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो सामान्यतः यदि हम आवृतबीजी पादपों के अंदर कहें तो दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। आवृतबीजी पादपों की बात करें तो दो ही प्रकार के हैं। कुछ अनावृतबीजी पादप अंदर जो चतुष्क है कुछ विशिष्ट प्रकार के बनते हैं। अतः कुल मिला के हम कितने प्रकार के चतुष्क पढ़ने वाले हैं? 5 प्रकार के चतुष्क पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला जो प्रकार होता है इसका उसको कहते हैं चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क। दूसरा होता है समद्विपार्श्विक। क्या नाम रहता है? समद्विपार्श्विक, आइसोबाइलेटरल। तीसरे प्रकार का जो होता है उसको हम कहते हैं क्रॉसित। क्या बोलते हैं? क्रॉसित प्रकार का टेट्रेड या चतुष्क। अगला जो होता है उसको हम बोलते हैं टी शेप्ड या टी आकार का। कैसा? टी आकार का। और पांचवा जो होता है वो होता है रेखिक प्रकार का चतुष्क। इसमें होता क्या है ये हमें देखना है। चतुष्फलकीय प्रकार का
जो चतुष्क होता है उस चतुष्क की संरचना कुछ ऐसी होती है। जैसे आप मान लीजिएगा कि ये जैसे हीरे की संरचना में हम देखते हैं कि वो चतुष्फलकीय व्यवस्था क्रम में होता है, तो इसके अंदर इस तरीके से लगभग 109 डिग्री 28 मिनट का जो है वो हमें चतुष्क देखने को मिलता है, जिसमें ये थोड़ा उल्टा बन गया है, इसको हम क्यों करें, यहां से ऐसे और ऐसे इस तरीके से एक बीजाणु, दूसरा बीजाणु, तीसरा बीजाणु और एक बीजाणु जो है वो इसके पीछे। तो इस तरीके से 3 लघु बीजाणु तो आपको एक तरफ से दिखाई देंगे और चौथा लघु बीजाणु दिखाई नहीं देगा। तो इस व्यवस्था क्रम को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क बोलते हैं। और सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर हमें ऐसा चतुष्क देखने को मिलता है। दूसरे वाला होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक मतलब एक तल से देखने पर आपको चारों लघु बीजाणु जो है वो स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ऐसा चतुष्क जो है वो क्या कहलाता है, समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क कहलाता है। ऐसा हमें देखने को मिलता है एक बीजपत्री पादपों के, किसमें, एक बीजपत्री पादपों में, मोनोकोट्स के। तो डाइकोट्स के अंदर ये, मोनोकोट्स के अंदर ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवृतबीजी पादप तो कंप्लीट हो गए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इन पादपों के अंदर आवृतबीजी पादपों में चतुष्फलकीय और समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। अगले जो होते हैं वो किसके अंदर, क्रॉसित, टी शेप्ड और रेखिक। ये विशिष्ट प्रकार के जो चतुष्क बनते हैं, ये चतुष्क बनते हैं किसके अंदर, अनावृतबीजी पादपों में, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अनावृतबीजी पादपों में सामान्यतः इस तरीके का चतुष्क हमें देखने को मिलता है। पहले वाला होता है क्रॉसित। पहला कौन सा है, क्रॉसित प्रकार का। क्रॉसित प्रकार के चतुष्क के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि 2 लघु बीजाणु तो यूं विभाजित होते हैं, 2 लघु बीजाणु यूं विभाजित होते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि यदि इस तरीके से विभाजन हुआ है जिसमें 2 लघु बीजाणु तो यूं विभाजित हो गए और 2 यूं है, मतलब एक तो ये, एक इसके पीछे, तो कुल मिला के ये इस तरीके का जो विभाजन है ये क्या कहलाता है, क्रॉसित प्रकार का चतुष्क कहलाता है। और क्रॉसित प्रकार का चतुष्क जो है वो हमें देखने को मिलता है मैग्नेलिमा। ये एक अनावृतबीजी पादप होता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अगले वाला जो है टी शेप्ड, टी कैसी होती है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 लघु बीजाणु यूं और 2 लघु बीजाणु यूं। इस तरीके से यदि चतुष्क का निर्माण होता है तो ये चतुष्क जो है वो क्या कहलाता है, टी शेप्ड टेट्रेड कहलाता है, या टी आकार का चतुष्क कहलाता है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है एरिस्टोलोकियम। किसमें देखने को मिलता है, एरिस्टोलोकिया नामक एक अनावृतबीजी पादप है, उसके अंदर हमें इस तरीके का टी शेप चतुष्क जो है वो देखने को मिलता है। अगला होता है रेखिक प्रकार का। और रेखिक का मतलब हो गया इस तरीके से, चारों चतुष्क जो है वो इस तरीके से एक रेखिक व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये रेखिक प्रकार का चतुष्क बन गया। और ऐसा चतुष्क जो है वो हेलोफिला के अंदर देखने को मिलता है। किसमें मिलेगा, हेलोफिला नामक पादप के अंदर इस तरीके से हमें चतुष्क देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये 5 प्रकार के चतुष्क जो है तमाम पादपों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चतुष्क के अंदर हम कह रहे हैं कि चारों लघु बीजाणु जो बनते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। यही बात समझ में। एक एरिस्टोलोकिया का ही एक पादप होता है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। उसके अंदर ये 5 प्रकार के चतुष्क जो है वो एक ही पराग कोश के अंदर देखने को मिलता है। नाम लिख देता हूं उसका भी, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। तो इस पादप के अंदर ये इस तरीके का चतुष्क हमें देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगला जो है परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, नर युग्मकोद्भिद की संरचना क्या और उसका विकास कैसे होता है, ये सारी संरचनाएं जो है हम देखेंगे अगले क्लास के अंदर, अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा साथ और पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और जब भी पढ़ने बैठते हैं साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा
और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलती है उनको नोट डाउन करते रहिएगा और इसको सीखते रहिएगा। ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। नमस्कार।